न्यूमेरिकल नंबर ही नहीं आएंगे पेपर में, बहुत आएंगे क्योंकि तुम घर पे बैठ के न्यूमेरिकल करती नहीं हो। हेलो 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 हेलो। सर आप ये क्यों देखो कैपेसिटर वाला तो कराया दिया था मैंने, और पहला एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर का पहला और दूसरा कराया था ना लास्ट क्लास में, पहला और दूसरा। दूसरे में 4 क्वेश्चन है, वो बचा है। कितने एक्सरसाइज है टोटल इसमें? इसमें ना एक्सरसाइज नंबर डाल दो। डायलेक्ट्रिक का क्वेश्चन कराना बाकी होगा, है ना? तो देखो एक तो सर्किट वाला तो मैंने करा दिया है, तो सर्किट वाला तो आप जितना करो उतना कम है, करते रहो, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करा दिया था, ठीक है, ये डन हो गया है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में बाद में पूछना। सेकंड एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 214 पे है, ठीक है। उसके बाद आपका है थर्ड एक्सरसाइज जिसमें टोटल क्वेश्चन है 14। इसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो सारा तो नहीं कराया जाएगा, टाइम भी तो होना चाहिए। 2-3-4 तक करा। अरे मैं 20 करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर सिलेबस का मत मेरे ऊपर वो करना। नहीं समझ आ जाए बस। हाँ सब बस तो माता रानी की कृपा होगी तो हो जाएगा। थर्ड, उसके बाद आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज पेज नंबर है 2.28, इसमें है 3 क्वेश्चन। बैठो बैठो बैठो, हाँ यही है, बैठो बैठो बैठो, मैं बता दूंगा ये। उसके बाद इसको पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है लूसेंट। उसके बाद उसके बाद आपका है फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज जो है वो सर्किट के ऊपर, किस पे है? सर्किट के ऊपर है। टोटल क्वेश्चन 27 है, ठीक है। सेल मतलब कैपेसिटर को सीरीज ऑफ पैरेलल में जोड़ना है। उसके बाद सिक्स्थ एक्सरसाइज में है 10 क्वेश्चन। इसमें आपका इस कैपेसिटर भी है, इसमें एनर्जी भी है, बता दूंगा। अरे क्वेश्चन पूछ रहे कैसे, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है सेवेंथ एक्सरसाइज जिसमें डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है ना, वो भी करा देंगे 5 क्वेश्चन उसमें, 11 क्वेश्चन है उसमें। उसके बाद खत्म हो जाता है। तो टोटल इसमें जो एक्सरसाइज हैं वो कितने हैं? 7 में से 2 उसको भी मान लो 3 क्वेश्चन जो है या करा देंगे, चलो तो 5 एक्सरसाइज और कराने हैं। सुन लो बोल लेने तो मेरे को। 5 एक्सरसाइज और बचे हुए हैं, उस 5 एक्सरसाइज से पर एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन करा दूंगा, 25 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसको शुरू कर लो, नहीं तो खत्म नहीं होगी चीजें। मैं पक्का करा दूंगा, टेंशन ना लो। कल की क्लास लूंगा मैं, ऑनलाइन भी क्लास ले लूंगा, उसमें भी करा दूंगा। और बताओ, अच्छा कल की ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं हुई बताता हूँ मैं उठा 10:15 बजे, 10:30 बजे के आसपास। उसकी वजह क्या, नहीं बता रहा हूँ उसकी वजह। हमारे यहाँ बेटी रहती है, वो चंडिका देवी है, वो सुबह तक नहीं रोएगी, सुबह तक कुछ नहीं कहती। अरे मैं बता रहा हूँ दिक्कत है। हम लोग गए थे वैष्णो देवी मिलने, मतलब बिफोर उसके बर्थ के, जून में गए थे, लास्ट जून। उसके बाद वो आ गए, हमने कहा बस वही प्रसाद है वैष्णो देवी वाला, ठीक है, तुम जाके वहाँ पे यही मांगी होगी और कुछ नहीं मांगी होगी। तो ऐसे ही उसके अंदर हरकतें भी हैं। तो वो ना 12 बजे तक बहुत खुश रहती है, सुबह से लेके। अच्छा उठती कितने बजे है? 12 बजे दोपहर में उठती है, 1 बजे के आसपास उठती है। दिल्ली वाला अभी से अंदर उसके 1 बजे उठेगी, 1 बजे से लेके 12 बजे तक कब एक इतना सा भी नहीं रोएगी, मस्त खुश खेलेगी, दूध पिएगी। आफ्टरनून 1 o'clock से लेके 12 बजे तक कुछ नहीं रोएगी, हाँ एकदम खुश रहेगी। फिर 1 बजे से लेके 3 बजे तक जो उसका रूप होता है ना वो अलग होता है। समझ नहीं आता हुआ क्या उसको, रोएगी, नाक रगड़ेगी और उसके ना दांत निकल रहे हैं, तो दांत में उसकी इचिंग होती है, नाक उसके में कुछ दिक्कत हुआ। उस दिन हम लोग 4 बजे सोए, है ना। अब 4 बजे सोने के बाद फिर नींद तो खुलेगी नहीं, फिर मेरी खुली 10 बजे, और रोए ऐसे ही बेफालतू का रोएगी। मतलब क्या, मतलब या पेट दर्द कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल मैं ले गया डॉक्टर के पास उसको, बोले कुछ नहीं हुआ इसको इसको पानी पिलाओ और एक वो एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप दिया उन्होंने, बोले कुछ नहीं, ठीक है। ये देखो जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अरे वो मेरी बहन लगाई थी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ले आएंगे। वो मेरी बहन लगाई थी ना वीडियो कॉल पे। हाँ सुनो, ले आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, 6 नंबर का चैप्टर है ये। और ये इजी लगेगा, क्यों इजी लगेगा कि मोर एंड लेस 10th में कहीं ना कहीं आपने देखा है इसको।
हल्का हल्का 12th का फैक्टर एड ऑन होगा, वो हम देखते चलेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, 120 सर्किट है इसमें। मुझे कैसे याद, अभी मैंने परसों गिनवाया है और लिखवाया है कितने हो, क्योंकि वहाँ छुट्टी हो गई एक वीक की, तो उनका एक वीक का होमवर्क है, सारे सर्किट करके आने हैं। तो 120 सर्किट प्रॉब्लम है इसमें। 10th क्लास में केवल रेजिस्टेंस पढ़े थे हम लोग। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक नॉर्मल चैप्टर 30%, 70% सर्किट से है, और सर्किट आना ही है। 30% ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस फैक्टर, वो है 30%। 70% सर्किट है। सर्किट इंपॉर्टेंट है, पेपर में सर्किट ही आता है। लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब पहला दूसरा चैप्टर से भी लेंथी चैप्टर है थ्योरी वाइज, मतलब लगेगा तुम्हें, बट पढ़ाऊंगा तेजी से मैं, ठीक है, बहुत तेज पढ़ाऊंगा। इसके नोट्स मैं अवेलेबल करा देता हूँ, बच्चों ने अच्छे से नोट्स लिखा है सिद्धांता पर। मैंने बोल दिया है कि सबको, कि जिसके पास जो बेस्ट नोट्स है पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दो, वो मैं फॉरवर्ड। मैं आपको इतने दिन पीछे पढ़ रही हूँ कि सेकंड चैप्टर के नोट्स। मैंने कल ही बोला है, नहीं, सेकंड चैप्टर। हाँ हाँ कल ही बोला सिद्धांत। वो तो आपने इसमें अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप की चैट नीचे नीचे करके देखिए, आपने भेज रखी है अपने हाथों लिख के। वो तो पुराना टॉपिक वाइज भेजे हैं मैंने, आप देखो जाके, टॉपिक वाइज भेज, तो है वो, आप तो उसको लिखो, उसी को लिख लो, जो तो याद नहीं, digital- हाँ वही लिख लो। नोट्स तो बनाना सीखो ना। अब सुनो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सर आज ना लिखने के लिए दे देना कि लिख लो बैठ के, कितना टाइम लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये 6 मार्क का चैप्टर है, और इस चैप्टर के खत्म होते ही आपका फिजिक्स का पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। मतलब 1 2 3 एक यूनिट है, एक कॉम्बिनेशन है, एक चंक है, और ये तीनों मिला के 18 मार्क्स के बनते हैं। मैंने सिलेबस आपको अपलोड कर दिया है, एक बार ध्यान से देखना सिलेबस। सिलेबस में जितने लिखा हुआ है काफ़ी कम लिखा हुआ है टॉपिक, हम थोड़ा उसे डिटेल पढ़ेंगे, है ना। सिलेबस में तो बहुत सी चीज़ें कम लिखी हुई हैं, आप देखना। सर इसमें लास्ट टॉपिक क्या था चैप्टर में? कैपेसिटेंस। हाँ वही तो था, कैपेसिटेंस। हाँ उसके बाद कुछ नहीं। कुछ नहीं है उसके बाद, क्वेश्चन है उसमें, उसी के बीच का ही टॉपिक है, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे पढ़ाया था सीक्वेंस में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेरा आईपैड कहाँ है? ठीक है, चलो कागज ले लो। अभी देता हूँ मैं, हाँ। नहीं ये प्रैक्टिस करना है क्लास के बाद, क्लास के बाद करना है। क्लास में बस टाइम करना है, फिर क्लास में अरे इनके पास तो है ना टाइम, क्यों भूख लग जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा 10th का ही डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर हम 10th के हिसाब से बोले तो इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो फ्लो ऑफ प्रोटॉन बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्लो ऑफ प्रोटॉन बोलते थे। जो सोएगा वो खोएगा, सो लो तुम। नहीं सोऊंगी, नींद आ रही। ये क्या कर दिया आपने? थोड़ा स्कूल नीचे से बता रहा हूँ। देखिए इसमें 2 कीवर्ड आएगा आपके, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कीवर्ड है, बस जानना है। कन्वेंशनल करंट क्या है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जो करंट कहा जाता था उसको बोलते थे कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते थे? कन्वेंशनल करंट। स्पेलिंग देख लेना एक बार, कन्वेंशनल करंट। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज, आपने पीआईसी क्या लिखा है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और आईसी कन्वेंशनल करंट, आईसी कन्वेंशनल करंट। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो भी कन्वेंशनल नहीं समझ आया। वो कीवर्ड है, वर्डिंग है। जैसे कन्वेंशनल करंट
करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन, है ना, या पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ अच्छा फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन उल्टा होता है ना फ्लो ऑफ प्रोटॉन के। एक तो मैं ना 2000 रुपये का फाइन लगाने वाला हूँ, यहाँ पे ना बैठ के सिगरेट पीते हैं सब, हाँ पता है, और वहां से आती है स्मेल। यहाँ पे जाओ, बोलो जो सिगरेट पी रहा है बैठ के, हाँ सब बहुत स्मेल आती यहीं से आती है, यहीं पे नहीं, सिगरेट की। अच्छा अरे वो नहीं, पीछे बैठ के पीते हैं, अंकल मैंने कई बार टोका है कि क्लास चलती है। है। मेरे को लगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं नहीं, यहाँ ये पीछे सीट ही है, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये है आपका फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं अगर नाम दे दूं समझ लो, ए टू बी फ्लो ऑफ प्रोटॉन होगा, एंड बी टू ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। A to B प्रोटॉन, B to A इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ए टू बी फ्लो ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, बी टू ए फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा ए टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। The flow of current is in opposite direction of flow of electron, and this type of current is known as electronic current. This type of current is known as electronic current. This type of current is known as, तो हम जो करंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट देखो है दोनों एक ही चीज, दोनों आईसी का भी डायरेक्शन इधर ही है और आईई का भी डायरेक्शन इधर ही है, ए टू बी। दोनों करंट डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, चेंज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। बस टर्मिनोलॉजी बना दी गई, जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक करंट को बोलते थे कन्वेंशनल करंट। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो करंट को बोल दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। बोलो। हाँ ये बोल रहे हो, जो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होता है B to A, ए टू बी नहीं आपने उल्टा बोल रखा है। फ्लो ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ए टू बी। फिर आपने एरो इस तरफ किया। अच्छा ये ठीक है ओके। हाँ। तो फ्लो प्रोटॉन का A to B है और इलेक्ट्रॉन्स का B to A है और इलेक्ट्रिक करंट का A to B है। वो हमेशा वही रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन सेम है, ऐसा समझ लो। ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ ये रहा पॉइंट टर्मिनल ए टू बी। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं इनका जो डायरेक्शन, प्रोटॉन का डायरेक्शन जो होता है वो ए टू बी होता है। बोलते हैं IC। इनके वजह से जो करंट पहले जब मतलब बनता करंट तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं थी तो करंट को बोला गया था कन्वेंशनल करंट। क्या बोला गया था? अच्छा और उसका डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, ये अभी भी ए और बी है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं किस तरफ? अपोजिट डायरेक्शन। किस तरफ? बट करंट अभी भी कहां जाएगा? इधर ही तो जाएगा, ए टू बी। ए टू करंट डायरेक्शन, करंट तो इधर ही जाता है। हाँ, बस नाम चेंज हो गया। एक बार नाम रखा गया कन्वेंशनल करंट और एक बार नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। सर अब एक सेकंड को काम लो, एक सेकंड लगेगा। अरे पीडीएफ दे दूंगा बेटा। सर प्लीज भूल जाती हूँ फिर। डेट है आज का 15। ओहो, छुट्टियां खत्म होने वाली है गौरी। ओ माय गॉड सर, मत याद दिलाओ। आधा साल कंप्लीट हो गया। देखते अब मैं 2025 से पढ़ूंगा, वो मीम चलता है ना 6 महीने तो बर्बाद कर दिए, अब अगले साल से पढ़ेंगे। The flow of current is in opposite direction of the हाँ, electronic इज नोन एज, मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस बार लिखने की, इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। is in opposite। ये लेक्चर काफ़ी 3-4 बच्चों का छूटा है सिद्धांता पे, तो मैं डिटेल में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वहाँ के बच्चे रिकैप करेंगे इसको। और ऐप में आपने देखा होगा मैंने वीडियो लिंक ऐड करना शुरू किया है। क्यों नहीं दिखा रहा है? सिद्धांता नाम, हाँ दिखा रहा है, अभी अव्यर ने ज्वाइन किया है। सिद्धता है, हाँ हम लोग बोलते सिद्धांता ही है, वो ओनर भी सिद्धांता ही बोलते हैं, तो हम भी सिद्धांता। मैं शेयर कर दूंगा, उस पर जाके स्क्रीनशॉट दे देना किस नाम से बनाई है, तो वो मैं भेजूंगा तो वो अप्रूव कर देंगे। तो वहाँ पे ना सिस्टमेटिक वे में सब कुछ है। सर एक मिनट, क्लास प्लस है, क्लास प्लस है।
अरे तो उसमें iOS में क्लास प्लस से होगा, SAA डालेंगे और फिर अपना नंबर डालें, हाँ SAA, हाँ कैपिटल लेटर है ना, ऐसा है ना। और सर ये प्रोटॉन आओ हमारे भावी डॉक्टर साहब। प्रोटॉन के जैसे जो करंट वो उसको बोलते हैं देखो पहली बात तो ये, प्रोटॉन वैसे कभी करंट होती नहीं थी, बट कहते हैं ना अधूरी जानकारी जो है वो खतरनाक होती है। तो हाँ, तो उस समय अधूरी जानकारी थी तो बोल दिया भैया जिधर प्रोटॉन जा रहा है उधर ही करंट जा रहा है, और प्रोटॉन को वैसे करंट हो रहा है। जब और पढ़ाई लिखाई हुई तो बोला क्या प्रोटॉन को वैसे कभी करंट नहीं प्रोड्यूस होता है, करंट तो अपना चलते रहता करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के वजह से। लेकिन हमें ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए है। कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी होती है। उल्टी होती है, हाँ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा, ये 10th की चीज है, ये 10th में ही पढ़ा था हमने कि डायरेक्शन ऑफ करंट, ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है आई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट। चैप्टर को मैं घर जाके पढ़ूंगी तो तू दूसरा से छूटा ही हुआ है मेरा होता नहीं नहीं, मैं सारा बता दूंगा, टेंशन ना। अब सुनो मेरी बात। इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। गिवन क्रॉस सेक्शन, अरे कैसे हो तुम, कैसा रहा बर्थडे? पेटीज नहीं खिलाया यार तुम। चलो तुम्हारा बर्थडे एक दिन सेलिब्रेट किया जाएगा यहाँ पे, पेटीज और कोल्ड ड्रिंक के साथ, सस्ता रहता है। अरे यार एक बात पता क्या हुआ, इसके मम्मा ने शिकायत किया कि सुबह मत रखो, अरे शिकायत इन लोगों ने कहा कि सुबह रखो। फंसता कौन है? अनुज सर। अच्छा अब सर कह रहे हैं कि ऐसा करो सर, कुछ का सुबह रख दो, कुछ का शाम रख दो। मैंने कहा मैं ना इंद्रपुरी से आता जाता रहूंगा, मेरा घर है यहाँ पे। नहीं सर सैटरडे को सुबह मत रखा करो, 9 से 12 तक मेरी क्लास होती है, सैटरडे 9। अच्छा नहीं, अब वैसे ही सुबह नहीं रहेगा कुछ दिन में, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। सर देखो यहाँ पे 1 बजे की क्लास आप कितने बजे छोड़ोगे? 4 बजे, 4 बजे, फिर 5 बजे तुम्हारी है। 5 बजे दूसरी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 7 में लंच लेके आया करो, हम लोग भी लेके आते हैं लंच। भाई मैं नहीं लेता हूँ, धीरज सर लेके आते हैं। हर रोज ऐसा काम होता है मेरे साथ, हर रोज एक सर ये 7 घंटे बैठ के लेकिन तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, आज सीख रहे हो तुम्हें ना, तुम मटका हो, तुमको कोई बोलते नहीं और ऊपर से कहते हैं काम नहीं खिलाती हो। मटके हो, तुमको ऐसे बनाया ढांचा बनाया जा रहा है, ठीक है, और तुम बन जाओगे एक दिन डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए कितना कितना पढ़ना पड़ता है? 18 घंटा। तुम्हें उस देखो कहते हैं ना आईआईटी में इतना टफ आईआईटी का एंट्रेंस क्यों है? जितना ही टफ आईआईटी का एंट्रेंस है उससे ज्यादा टफ है अंदर जाके पढ़ना। हाँ एग्जैक्टली। जितना टफ एमबीबीएस का एंट्रेंस नीट है उससे ज्यादा टफ एमबीबीएस पढ़ना है। तो पता है एमबीबीएस का जो टॉपर होता है उसका परसेंटेज कितना होता है? 50%। मेरी जो बहन है वो अपने स्कूल अपने पूरे कॉलेज की जीएसवीएम की टॉपर है, फर्स्ट रैंक है और यंगेस्ट डॉक्टर है। 18 साल में उसका एमबीबीएस सेलेक्ट हो गई थी वो, मतलब, और 21 तक एमबीबीएस हो गया था उसका, 5 साल जो भी जोड़ लो, अब एमएस कर रही है। कॉलेज में जाके परसेंटेज उतारा ना। हाँ उसका पूरा एग्रीगेट परसेंट है पूरे 5.5 साल का 61%, और वो नवोदय की 12th टॉपर है कानपुर की, हाईएस्ट मार्क्स इन बायो एंड नवोदय टॉपर। और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में उस समय होता था यूपीपीएमटी, उत्तर प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसमें उसका रैंक आया। जीएसवीएम उसको कॉलेज मिला, ग्रेड मतलब अच्छा कॉलेज है कानपुर। पहले स्टेट पीएमपी हर जगह होता था, 2014 से 2015 से नीट हुआ है, तो वो सिलेक्टेड है 2012 की, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मेरे से 2 साल सीनियर थे। पहले हर साल हर स्टेट का होता था, और एम्स के लिए होता था AIPMT। हाँ जी, तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू का ऐसा यूनिट होता है कूलम, टाइम का सेकेंड। क्यों जी, से कुछ याद आ रहा है? क्या होता है ये? करंट मैंने ही पढ़ाया था तुम्हें, और कुछ ऐसे ही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। में डायरेक्शन की अपनी इसकी डेफिनेशन भी बोल। किसका डायरेक्शन? इसका बोलता हूं मैं, एक लाइन का डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी लिखा था, ऊपर ही लिखा था, ये लिखा, ये देखो ना, पहला लाइन यही था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब रेट आएगा तो टाइम आएगा। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, जब मैं सिलेंडर की बात करूंगा, जब मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा ना बेटा, तो जब एरिया लेना होगा, अभी बता देता हूं, आगे हमें यूज करना होगा, तो हम क्रॉस सेक्शन जो एरिया लेंगे वो लेंगे केवल सिलेंडर के बेस का, ए बी दोनों का, मतलब यही होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब एरिया की बात करेंगे तो होगा हमारा, सुनो ऐसे कहा जाता है, सुनो, एक पतला सा, एक और सिलेंडर बना लेता हूं मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक पतला सा सिलेंडर हम कट करेंगे, देखो मान लेते हैं ये सिलेंडर है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, I फ्रॉम B टू A।
तो कॉन्सेप्ट कहता है कि छोटा सा यहां पे कट मारो जिसका एरिया होगा DA। क्या होगा? DA। बनेगा क्या? बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर रख दो तो सिलेंडर बन जाता है। तो क्या बनेगा? ये सर्कल। तो जब भी अभी हम जब रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे सर्कल ही बनेगा ना, ये सर्कल ही cylinder बनेगा। सर्कल बनेगा बेटा, अच्छा जब काटेंगे एक पतला सा रिंग काट रहे हाँ, हैं, तो circle सर्कल बनेगा। तो जब भी अब पूरे चैप्टर में जब एरिया जब भी आएगा वायर का तो क्या लेंगे हम? पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, कर्व सरफेस एरिया नहीं लेंगे। तो इस अब यहां से बहुत छोटे टाइम के लिए करंट जाएगा तो बोलते हैं हम इसको DI, बहुत छोटे टाइम के लिए जाएगा तो DT, और बहुत छोटा सा चार्ज जाएगा तो DQ। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा या यूं कह लो कि स्मॉल करंट आएगा वो आएगा बेटा आपका DQ बाई DT फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और अच्छे से लिखूं मैं तो लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा T टेंस टू 0। अब वहां कुछ और आप लिमिट इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट वेट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, चुटकी बजाने का करंट। अभी बताओ कितना करंट है। उस केस में जो टाइम होगा वो बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 0 के बराबर होगा। तो कितना होगा? छोटा सा चार्ज जो फ्लो किया, यही वापस लिख, हाँ यही वापस लिख रहे हैं, अपॉन थोड़े समय के लिए। तो अपने DI का लिखा था इंस्टेंटेनियस करंट ये D लिख लो। हाँ बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, आप ऊपर क्या समझा रहे थे एरिया का? यहाँ पे तो एरिया के लिए कह रहा हूं कि हमेशा सर्कल लेंगे। क्या लेंगे? सर्कल। ये ठीक है, ये एरिया लेंगे। ऐसा यूनिट बता दो भाई, एम्पेयर। छोटी यूनिट मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पेयर, और एक होता है माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁶ तो इसको लेटा हुआ भी बना सकते हैं। हाँ कंडक्टर है। बढ़िया, इसमें घटिया चल रहा है। इतना अच्छा चल रहा है बताओ। ये तो आज तो चल रहा है। मैंने कहा था चैप्टर इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। मतलब तुम पहले दूसरे चैप्टर से कहोगे थैंक गॉड ये चैप्टर अच्छा है, ऐसा आएगा फीलिंग। बहुत इजी चैप्टर है ये। डेरिवेशन भी नहीं है इसमें ज़्यादा, 3-4 डेरिवेशन। तो क्या करें, रोना दिला रहे हैं। नहीं, पहले तो पढ़ते रहो, मल्टीपल टाइम पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो। दूसरा लेक्चर पढ़ाई ना हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बताओ। देखिए, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए हमने पढ़ा है, और ये पढ़ा भी क्या प्रैक्टिकली भी है। मान लीजिए एक वायर है, ये इसमें से आ रहा है 2 एम्पेयर का करंट। ठीक है, एक वायर ये है, इसमें आ रहा है ये 3 एम्पेयर का करंट। तो यहां से जो निकलेगा वहां से कितना निकलेगा? 5 एम्पेयर का। इस नियम को बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ। सरल भाषा में भाई 2 वायर है, दोनों से करंट निकल रहा है, और जोड़ के क्या जाएगा? 5 एम्पेयर। क्या जाएगा? 5 एम्पेयर। ये I1 करंट है और ये I2, और यहां से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? I1 प्लस I2। अगर ये वेक्टर होता, क्या होता? वेक्टर। तो मान लेते ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। समझो, किसी भी वायर में अगर जंक्शन आता है, बहुत ध्यान से समझो, नोट बाद में कर लिया करो, बहुत घबराते तुम लोग नोट्स के चक्कर में। फिजिक्स है यानी मैथ्स है। क्या है? फिजिक्स को फिजिक्स में समझो, ये मैथ्स है। मैथ्स का आविष्कार इसलिए हुआ कि फिजिक्स इजी हो जाए। पता नहीं बात, पहले फिजिक्स बनी फिर मैथ बना, ऐसा कुछ कहानी है। समझिए, अगर कोई सर्किट है तो ऐसा समझिएगा, कोई सर्किट इस तरह से है, इसमें करंट आ रहा है 2 एम्पेयर का, इसमें आ रहा है 3 एम्पेयर। जिस जंक्शन पे मिलेगा और वहां से अगर हम वायर निकालते हैं तो 2 + 3 कितना निकलेगा? 5 एम्पेयर का। ये टेस्ट प्रैक्टिकली टेस्टेड है। तो अगर मान लेते हैं अगर ये वेक्टर होता तो ये मान लीजिए वेक्टर A और ये वेक्टर B, तो तुम क्या करते इस तरह से। तो पहले वेक्टर बनाते A जो है कि 2 एम्पेयर का, जो कि है, ये करंट यहाँ जा रहा है ना? हाँ मैं बता रहा हूँ वेक्टर क्यों नहीं है। एक सेकंड, 2 जगह से करंट आ रहा है। हाँ 2 जगह से 2 सोर्स होगा, वायर वगैरह बना होगा, मिल एक रहे हैं, ये रिजल्टेंट करंट है। अगर ये वेक्टर होता, मैं अज्यूम करेंगे अगर वेक्टर है तो वेक्टर A लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर अगर होता तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शो करता, यही करता ना। V वेक्टर ये है तो हम कैसे रखते हैं? हेड टेल मेथड। तो ये बड़ा V वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होता है, बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन,
डायरेक्शन। तो मान लेते हैं ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये दैट इज आर, जो कि है a प्लस बी। अब बहुत ध्यान से समझना, करंट की एक और अच्छी बात है, जो रास्ता मिलता है वो उसी रास्ते में जाता है। तो 2 एम्पेयर जा रहा है, इस वायर में कितना करंट जाएगा? 2 जाएगा, बट हम कितना भेजना चाह रहे हैं? तो पहले तो यही वैलिड नहीं हुआ। प्लस मान लेते 3 है भी, तो ये 3 जो जाएगा, हाँ, क्योंकि कोई डिवीजन नहीं मिला ना उसको, कोई ब्रांच नहीं मिला। जो करंट को रास्ता मिलेगा, करंट को हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाया था मैंने 10th में? वाटर मेथड। पानी समझ लो, ये क्या पानी को कोई रास्ता मिला बटने के लिए? सीधी सीधी पाइप है, सीधे सीधे जा रहा है। कोई ब्रांच मिलता तो बटता ना, तो या तो बट ही नहीं रहा है। तो जो 2 एम्पेयर जा रहा है वो भी यहाँ पे भी 2 एम्पेयर जाएगा, तो 3 एम्पेयर तुम लाओगे कहां से? पहली बात। दूसरा, ये 2 एम्पेयर गया, 2 एम्पेयर गया, और यहां पर भी कितना आएगा? 2 एम्पेयर ही। रिजल्टेंट कितना आना चाहिए था? तो यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वायलेट हो गया। इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। कुछ नहीं पूछेगा भी नहीं, छोटे एग्जाम्स में पूछता है, छोटे एग्जाम्स में पूछता है। नेक्स्ट, हमने देखा 10th क्लास में या छोटे क्लास में कि अगर ये कोई वायर है तो वायर के पास एक रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। हाउ इट्स प्रोड्यूस कुछ इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी होती है पहले से ही, और जब वो मूव करते हैं तो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है? अभी उसका डायरेक्शन बताऊंगा, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपस में टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने की वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देते। ये जितना टक्कर मारेंगे उतना कोलिजन होगा, उतना रिलैक्सेशन टाइम होगा। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकराकर फिर भाई एक बार लड़के फिर हल्का सा रुकेंगे भी तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? अब मान लो बहुत तेजी से लड़ रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम भी कम मिलेगा। जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी कहेंगे तू मत आगे जा, तू मत आगे जा, तू मत आगे जा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये तो होगी रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। अच्छा, एक बात और, जब तक मैंने ये बैटरी नहीं ज्वाइन की थी था तो ये वायर, तो अगर ये वायर है तो वायर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी तो है नहीं, है क्या कमी? वायर में इलेक्ट्रॉन की कमी है? अपने पास रखो, रुको नोटबुक के पीछे लगा लो। सुनो क्या बता रहा था मैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत सारे टकराते भी रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते भी रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास पता नहीं याद है कि नहीं, 10⁵ मीटर पर सेकंड की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जबकि बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन के पास 10⁵ या 15 है, थोड़ा सा मैं अभी डाउटफुल है, बट हाँ 15 होती है ना, हाँ बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है इस वर्ड को, इसने सही बोला है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इसको वैल्यू में कंफ्यूजन है। नहीं 5 होती है, 10⁵ की इसके पास वेलोसिटी होती है, वीडी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन के पास, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। ये आपस में जब टकराते हैं तो इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है। इसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स पाथ में जाएंगे तभी करंट फ्लो होगा, तभी करंट, और एक फिक्स पाथ में जाने के लिए इनको देना पड़ेगा एक पोटेंशियल, हाई एंड लो। और हाई एंड लो पोटेंशियल देने का काम कौन करता है? बैटरी। बैटरी हमें यहां पे लगाना पड़ेगा। तो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेल और बैटरी इन अ सर्किट। तो इसको समझाने के लिए एक एनालॉजी समझाई जाती है जो कि मैं बना रहा हूं, जो कि आपके बुक में भी है, वाटर टैंक वाला। तो देखता हूं कैसे होगा ये। व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी इन सर्किट। ठीक है, तो बैटरी क्या करती है एक्चुअली, इसका अगर हम सरल भाषा में बात करें तो बैटरी क्या करती है, सेल के अंदर जो चार्ज है ना उनको उठाती है, रख देती है, उठाती है, रख देती है, उठाती है, रख देती है।
कैसे? बाय द केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स भरा होता है बैटरी के अंदर, केमिकल रिएक्शन होते हैं और चार्ज जो है दोनों कैथोड के बीच में फ्लो करते हैं। उन चार्ज के फ्लो करने की वजह से यहां से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। बैटरी कभी करंट प्रोड्यूस नहीं करती है, ये बात को हमेशा याद रखना है एसर्शन रीजनिंग के लिए। बैटरी नेवर प्रोड्यूस करंट, ये केवल क्या करती है? चार्ज को मूव कराती है एक जगह से, और इस चार्ज के मूव कराने के वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। बैटरी नेवर प्रोड्यूस करंट, करती क्या है? चार्ज को मूव कराती है और उस चार्ज को मूव कराने के वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। उस चार्ज को मूव कराने की वजह से, जैसे ना पहले साइकिल आती थी तो साइकिल में डायनेमो लगता था, तो साइकिल के पहिया जब नचता था तो डायनेमो भी नचता था, पहले आता था, और उससे जलती थी लाइट। क्या जलती थी? लाइट। तो बहुत पहले साइकिल में एक कल्चर हुआ करता था कि बैटरी लगाने की, मतलब लाइट लगाने की। तो रात में कोई बैटरी नहीं चाहिए, केवल लाइट लगा दो और एक छोटा सा डिवाइस आता था, उसको टायर के साथ लगा दो। तो जब जितना तेज टायर चलाओगे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज मूव करेगा, बैटरी जलेगी, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। वही काम करता है कौन? बैटरी। बैटरी भी क्या करता है कि दो कैथोड और एनोड के बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? और क्या करता है? हाई और लो पोटेंशियल बनता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और करंट मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये केमिस्ट्री में है, डिटेल केमिस्ट्री में ही है। हमें बस समझाना है, तो इसको थोड़ा सा एनालॉजी समझाएंगे कुछ ऐसा। ये डायग्राम बनाते हैं। ये टॉपिक किस नाम में आता है? रोल ऑफ बैटरी, ये नाम है मेंटेनेंस ऑफ स्टडी करंट इन अ सर्किट। तो देखिए, एक मान लीजिए टैंक है कुछ ऐसा, ठीक है। नीचे एक पाइप ऐसे लगाई गई है, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, एक टैंक यहां पर भी है, फिर इस टैंक से एक और पाइप लगाई गई है इसके लिए, और बीच में लगाया गया है मोटर। क्या लगाया गया है? मोटर। तो देखो क्या होगा, जब तक ये मोटर चलेगा तब तक इस वाले टैंक से पानी ये उठाएगा और पानी को ले जाके इसमें पुट करेगा। पानी यहां पर आएगा, कुछ हाइट है तो यहां पे हाई प्रेशर जनरेट होगा, बट यहां पे कोई प्रेशर, क्योंकि एक हाइट पे है, प्रेशर कहां जनरेट होगा? हाइट की वजह से यहाँ पे हाइट प्रेशर जनरेट, क्योंकि हाइट है ना कुछ, यहां पर कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा। तो क्या होगा कि हमेशा लगातार जब तक ये मोटर ऑन है, जब तक ये मोटर ऑन है तब तक पानी इसमें ऐसे फ्लो करता रहेगा, और हमेशा ये पानी जाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। कब तक? जब तक मोटर, हाँ नहीं, ये एनालॉजी है कि इसी तरह से कुछ बैटरी काम करता है। मोटर की जगह पे आ जाता है क्या? बैटरी और सेल। हाँ बोलो। चलते रहेगा ना पानी। हाँ, तो पानी कहीं भरेगा थोड़ा टाइम नहीं भर रहा है, तो वो समझाने के लिए कुछ ऐसे बैटरी काम करता है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल जनरेट हो गया और यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था, हम मान लेते हैं लो पोटेंशियल। तो चार्ज अपने आप यहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम लेवल पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कुछ ऐसा ही केमिकल रिएक्शन होता है किसके अंदर? बैटरी और सेल के अंदर। और ये जो, हाँ ये एनालॉजी दिया गया है। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है इसको समझ सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज की तरह, फ्लो ऑफ चार्ज। और पानी ऐसे जा रहा है, अगर इसी तरह से फ्लो ऑफ चार्ज जाएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या जाएगा? करंट, है ना, जैसे भी समझ लो। अगर हमारा फ्लो ऑफ चार्ज ये है, दिस इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट डायरेक्शन ये होगा। चार्ज और करंट अपोजिट होते हैं ना, ठीक है। सर चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे हमारा, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नहीं, हाँ हाँ, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज यानी फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से राइट हैंड क्या होगा भाई? यहाँ पे छोटी सी चीज थी, नेक्स्ट लिखो,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बस उसमें यही था कि बैटरी का करती है, बस हाँ, यही है। छोटा सा टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड सिर्फ इसमें डेरिवेशन है। बहुत कम रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टाउ से। वीडी को वीडी को टाउ से रिप्रेजेंट कर, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से वीडी। इनिशियली कंडक्टर में, इनिशियली इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? n इलेक्ट्रॉन। तो सबकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी हो जाएगी? v u1। और इनिशियली जब बैटरी वगैरह नहीं कनेक्ट किए हैं तो ये एक दूसरे के को टकरा कर मार देते हैं। तो इनका जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होता है वो होता है u1 प्लस u2 डॉट 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 u1 अपॉन 2, जो कि होता है 0। क्या होता है? 0। मान लो एक दो इलेक्ट्रॉन दो को लेकर समझाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, मान लो ये इधर भाग रहा है 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड से। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, वो इधर भाग रहा है 10 to the power -5 नेगेटिव। क्या? वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन, तो इन दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। सुनो, तुम कहाँ रहती हो? सर लिख रही थी ना अपना। मैं कह रहा हूं मत लिखो ना, मत लिखो बेटा, मत लिखो, बात समझा करो। ओके सॉरी। समझो, ये पीडीएफ पक्का मिलेगा आज का आपको। देखो, मैं कह रहा हूं मान लो कि इलेक्ट्रॉन इसमें, अभी कोई पोटेंशियल नहीं दिया मैंने, सिंपल कंडक्टर एक वायर है, काट के रख दिया। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो मान लो इसका है इनिशियल u1 इस डायरेक्शन में। हर इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ा बहुत एनर्जी तो रहेगा ही ना, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, हर सबके पास कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। दूसरा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है E2, इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर u2। देखो बात ये है कि u1 इज इक्वल टू u2 डॉट डॉट un, कितना? 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं केवल इन दोनों को ऐड करूं, एक क्वेश्चन था मैं। हाँ, अच्छा नहीं ठीक है। अगर केवल इन दोनों को ऐड करूंगा मैं u1 प्लस u2 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 10 to the power 5 माइनस 10 to the power 5 by 2, कितना आ गया? 0। बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, तो आपस में कैंसिल हो गए। ऐसे मिलियंस करोड़ों हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हमने n मान लिया। तो जो एवरेज वेलोसिटी हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन का वो कितना हुआ? तो आप ऐसे लिख लो, इफ u1 एंड u2 डॉट डॉट un, लिखो इफ u1 एंड u2 डॉट डॉट un आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन, then average velocity of electron will be, then average हाँ, then average velocity of electron will be free electron will be 0 is 0। फिर ये लिख देना लाइन, ये जो बनाया है। अब यहां पर क्या है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। मैं लगा रहा हूं बैटरी। क्या लगाऊंगा? बैटरी। ये n नंबर ऑफ है, यहां पे 2 क्योंकि 2 लिए ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है? 2 लोग हैं तो 2, 3 लोग हैं तो, हाँ सबके हमेशा 0 आएगा। हाँ, अब जैसे मैं इसमें बैटरी लगाऊंगा, या छोड़ो बैटरी,
मैंने कहीं से इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। क्या दे दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। दे सकता हूं ना कि कोई भी सोर्स लिया मैंने और सोर्स से मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से। वैसे भी होता क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, लेट्स से ये आपका डायरेक्शन हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? इसके अपोजिट में। याद रखना, यहां से फिर से लिख लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फील्ड की बात कर रहे हैं। फील्ड है तो करंट आ ही जाएगा, फील्ड है तो करंट आ ही जाएगा। तो E इज इक्वल टू होता है F बाई, क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपने लिखा देगा, वापस लिखोगे? कौन सा फॉर्मूला? जो आपने मुझे टोक दिया। कौन सा फॉर्मूला मिटाया मैंने? F वो तो ये लिखा था मैंने, U U1 प्लस U2 डॉट डॉट UN अपॉन N इज इक्वल टू 0। तो कई बार लिख चुका हूं, ऊपर पे लिखा है मैंने। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का केवल मास इनटू एक्सेलरेशन अगर हम बात करें, और फोर्स आपका होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? अब वो भी कैसा? नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन की बात करूं कि कितने से एक्सेलरेट करेगा मेरा इलेक्ट्रॉन, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस E अपॉन M। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे डर गया मैं। अरे M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव ही होता है बेटा, हाँ। और बाकी यहाँ नेगेटिव ले रहा हूं क्योंकि नेगेटिव इसका अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है? अपोजिट। F और E का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। F का डायरेक्शन क्या होगा? इधर। और E का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। इसलिए नेगेटिव लिया गया। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। अब यहां पर A है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ F क्या है यहाँ पे? फोर्स और E एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और फील्ड। छोटा E क्या है? छोटा ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होती है। हाँ, उसी पे लग रहा है ना। हाँ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है, देखो एरो, देखो एरो से समझ जाओ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसी तरफ, क्योंकि फोर्स लेके जा रहा है ना उसको अपनी तरफ, तो जिधर फोर्स ले जाए उधर ही तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। मैं तुमको पकड़ के खींचूंगा तो मेरा डायरेक्शन खींचने का, तुम्हारा मूव करने का डायरेक्शन अलग होगा क्या? नहीं, सेम होगा, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। अच्छा, बहुत बात, अच्छी बात। अभी एक सेकंड में बात है, हमने हम फोर्स निकाल रहे हैं। हम कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं, हम अभी एक चीज निकालेंगे, डेरिवेशन बना रहा हूँ। VD और टाउ के बीच में रिलेशन बना रहा हूँ मैं। टॉपिक का क्या नाम था? इनके बीच में रिलेशन बनाऊंगा मैं। कैसे बनाऊंगा वो अभी समझो, अभी लिखते चलो। ये एक्सेलरेशन आया, क्या आया? ये एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? ये माइनस है। हाँ हाँ, हाँ अभी रुक जाओ। हाँ, अगर मैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ गया, तो इसके पास एक वेलोसिटी भी तो आएगी जो फाइनल वेलोसिटी होगी। U1 टकरा के 0 हो गए, क्या हो गए? तो V1 जो आएगी वो आएगी आपकी U1 प्लस A इंटू टाउ। टाउ यहां पे टाइम है, क्या है? रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है ना, तो बस थोड़ा सा चेंज किया, यहां रख दिया A जो हमने निकाला, T क्या है यहां पे? टाउ। और क्या ऐसे ही बहुत सारे फाइनल वेलोसिटी होगा? क्यों हम बाद में बता देंगे, क्यों पे मत जाया करो। क्या कुछ ऐसे ही होगा? और यहां पे 1 ले लो। अच्छा, एक बात और, सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अरे एक्सेलरेशन जो होगा सभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर इन अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या बताऊं? V1 जो है वो है फाइनल वेलोसिटी
ऑफ इलेक्ट्रॉन, v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, nth इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, n इलेक्ट्रॉन, तो उनका हो जाएगा। F is equal to m से देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ई अपॉन एम। ये जो ए आया वो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आया आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या था? बिफोर जीरो था, कट के आपस में खत्म हो गया ना। तो मैंने कहा कि फाइनल जो होगा वो होगा u1 प्लस ए टाउ, a1 टाउ, बाकी सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू डॉट डॉट an बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो यूनिफॉर्मली, हाँ आर इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, सभी वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी अगर मैं जोड़ूं तो मुझे v एवरेज मिलेगा, वो मिलेगा v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। v1 की जगह पे मैं जब रखूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा u1 प्लस a1 टाउ, u2 प्लस a2 टाउ डॉट 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 un प्लस an टाउ अपॉन n। देखो रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है भाई, किसी में कम किसी में ज्यादा, इसलिए टाउ 1 टाउ 2 रखा। अब समझना, अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, सभी u1 को एक तरफ लिख लूं, सभी u1 को मैं अगर एक तरफ लिख लेता हूं u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un अपॉन n प्लस सभी का एक्सेलरेशन सेम है तो केवल a लिख रहा हूं मैं, सभी का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। और आपका ब्रैकेट में लिखूंगा t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn अपॉन n। ये वैल्यू क्या थी, थोड़ी देर पहले ही लिखा मैंने। तो v एवरेज क्या आया, v एवरेज आया आपका a टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट डॉट टाउ n अपॉन n। पक्की बात। तो अगर मैं v एवरेज इज इक्वल टू लिखूं मैं a कैपिटल टाउ n, केवल कैपिटल टाउ लिखता हूं, n भी ना लिखता हूं, जहां पे टाउ इज द एवरेज टाइम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, ऑफ ऑल क्या बोला आपने? वेयर टाउ इज, वेयर टाउ तो टॉर्क नहीं होता। नहीं बेटा, वेयर टाउ यहां पे टाइम है, वेयर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो v एवरेज है बेटा, यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो मेरे पास फॉर्मूला आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सभी इलेक्ट्रॉन के मिलाने के बाद वो मिला a टाउ। और a का फॉर्मूला क्या था, थोड़ी देर पहले मैंने a लिखवाया है, माइनस e कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। ये आपको इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1 मिला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, क्या बता सकते हो यहाँ पे? इस फॉर्मूले को देख के पहला कंक्लूजन बताओ गौरी, सोना नहीं है। इना नहीं, टी नहीं, टी छोड़ो, मैं रिलेशन पूछना चाह रहा हूं इसके बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे, तो लिख लो, इसके बाद मैं लिखवाता हूं, ये पहले लिख लो, इतना तो छाप लो, फिर लाइन लिखवा देता हूं, इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, इन अपोजिट डायरेक्शन। आर्या नींद आ रही है बेटा, खाना खा के नहीं आया? मैंने क्या बोला था, 10th वाली चीज है, आपको फील आएगा क्योंकि 10th से कनेक्ट कर रहे हो। सर एक बार आप इसका वो दे दो ना। क्या वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? एक बार स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट। अब वीडियो में इतना अच्छा है कि आप 20 बार देखो 2.0 करके। ये शुरू यहाँ से हुई है, कहानी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ से।
हाँ, अब ये जहां से भी शुरू हुई अब लिखो कंक्लूजन लिखो। चैप्टर पे ट्रेंड करते हैं सर, नोट्स देख रहे हो कितने साफ बन रहे हैं आज। लिखना द पैरामीटर VD is called drift velocity is called drift velocity full stop. It may be defined as the average velocity gain by, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर in the opposite direction of external applied इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, याद नहीं रखना ऐसे ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अरे लाल ले लो, पेन लो, लाल पीला, पता यहाँ जाना फोटोकॉपी वाली दुकान है मेरा पहचान का, उसका नाम मनीष आनंद, ठीक है, बोला अनुज सर ने भेजा है। वहाँ पे 12 रंगों का एक पैकेट मिलता है, 12 कलर होते हैं पेन में, जिसमें से एक मैं ले आया हूँ। अरे ये जो अब तो शिफ्ट हुआ काफ़ी, अब वहाँ शिफ्ट हो गया, कैलाश के पास शिफ्ट हो गया है A&A, तो बोलना अनुज सर ने भेजा है तो डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे प्रिंट आउट वही निकलते हैं। और तो वहाँ पे एक पिंक कलर का लाया हूँ मैं, पता नहीं कहाँ चला गया, तो वहाँ पे 12 कलर का मिलेगा, वहाँ से बंडल खरीद के ले आओ, बहुत सुंदर नोट्स बनेंगे। पास कर दो उसको, हाँ तो ले आना, ठीक है। It may be noted that although the electric field accelerate an electron between two collision comma at yet it does not produce comma at yet it does not at yet, क्या पढ़ते हैं इसको, at, हम लोग का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा उल्टा है यूपी वालों का, यट बच्चों ने काफ़ी मेरा प्रोनाउंसिएशन सही करा दिया, आगे पढ़ाने से बड़ा फायदा हुआ मेरे को। यट इट डज नॉट प्रोड्यूस any net acceleration, it does not produce any net acceleration. Next point, it does not produce any net acceleration. Next point, this is because the electron keeps colliding with the positive metal ions, next the velocity gain by it, क्या हुआ, the velocity gain by it, सुबह सुबह पराठा खा के मत आया करो, नींद आती है। the velocity gain by it due to electric field is lost in next collision, ठीक है। अब आपका फिर से फेवरेट टॉपिक डालो, मैं थोड़ा ना उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा हूँ, उल्टा पुल्टा मतलब मेरा सीक्वेंस अलग है, एसेलेरोरा का सीक्वेंस अलग है, बट जो जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। हेडिंग डालो ओम्स लॉ, तो बता दो, रटा होगा, बताओ बेटे, ओम्स लॉ बताओ बेटा, ओम्स लॉ बेटा बता,
ये दोनों बच्चे देखो मेरे से 10th पढ़े हैं, ठीक है। ओम्स लॉ बताओ भाई, ओम्स लॉ बताओ। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ओम्स ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, 10th का ही बता रहा हूँ, और वायर लिया निक्रोम का। सवाल मैंने ये भी आपको कई बार एम्फेसाइज किया था 10th में, क्यों निक्रोम लिया। निक्रोम एक मेटल एलॉय है, और एलॉय की एक खास बात है कि अगर गलती से टेम्परेचर बढ़ भी गया उसका रेजिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निक्रोम वायर लिया और उसने एक्टिविटी परफॉर्म की। मैं 10th की चीज़ ही बताऊंगा पहले, उसके बाद आएंगे, ठीक है। हेडिंग ओम्स लॉ हो गया ना। क्या करो बताओ। ओहो 3 बजे तक, 3 बजे तक। आपने 4:30 बजे किससे रखी है क्लास में एक्चुअली? तूने चैट नहीं पढ़ा? टाइम चेंज करवाया गया है। मेरी क्लास अभी बताऊं क्या होने वाला, आज एक दिक्कत होने वाली, 3 बजे आज 2 क्लास लड़ेगी। मैथ्स की क्लास है। मैथ्स भी क्लास है और 9th की भी है और 11th की भी है। मैथ्स मत रखो ना। तो नहीं होगी, मैं देखता हूँ उसका शेड्यूल बनाऊंगा, आगे पीछे करूंगा कुछ इसको, क्योंकि ना मैं टाइमिंग सब खचपच हो गया। 3:30 चली जाओ क्यों क्योंकि जाना? मैं सीरियल चल रहा हूँ। ये सब क्योंकि मुझे जानना है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। निक्रोम का वायर लेते हैं, फिर मैथ्स की क्लास एग्जैक्टली कितने बजे है? 3:30, कितने बजे? बट वो चालू होगी 3:45 पे, मोस्टली 4 बजे चालू होगी। एक निक्रोम का वायर लेते हैं, न्यूटन कह रहा हूँ मैं, न्यूटन आ रहा है याद, ओम्स जी। और बहुत सारे सेल ले रहे थे, ठीक है, सेम अमाउंट का सेल, और वो उन्होंने रीडिंग नोट की वी और आई की। ये 10th क्लास चीज़ बता रहा हूँ बस। एक बार 5 वोल्ट का सेल लिया तो उन्होंने इसमें करंट नापा, यहाँ पे एमीटर लगा दिया उन्होंने। देखा उन्होंने कि पहली बार जब मैंने बैटरी लगाई तो 2 एम्पेयर का करंट आया। फिर उन्होंने डबल कर दिया, सेम अमाउंट में ही डबल करते जाना, 5 तो अगली बार 10 वोल्ट का 2 बैटरी लगा दी, मतलब 2 सेल लगा दिए। बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, ये थोड़ा मैं बोलने में थोड़ा स्लिप होता है। तो करंट देखा इन्होंने 4 हो गया, डबल हो गया। फिर उन्होंने एक और लगा दी 15 वोल्ट की, तो करंट हो गया 6। हर बार जब वो बैटरी यानी सेल को बढ़ा रहे थे जिस रेशियो से, उसी रेशियो से करंट बढ़ रहा था। ये समझ आया कि सर V जो है वो I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? और 10th की चीज बता रहा हूं। तो V इज इक्वल टू इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया गया तो एक कांस्टेंट दिया गया R। क्या दिया गया? R, जिसको रेजिस्टेंस बोला गया। तो V अपॉन I इज इक्वल टू हो गया R। यानी जब इसका ग्राफ बनाया गया, प्लॉट किया गया, VI का ग्राफ आप बनाओ। गौरी क्या हो गया? जोन आउट? ठीक हो? ठीक है, जब VI का ग्राफ बनाया गया, बोरिंग पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं आज तो अच्छा है। 2 4 6, जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया तो कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। और स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव यू रेजिस्टेंस। tan थीटा लेते हैं ना, tan थीटा। तो जब स्लोप लोगे, हाँ, तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव यू रेजिस्टेंस। और चूंकि ओम्स ने खोजा था तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट रखा गया, ग्रीक वर्ड ओम, ठीक है, ओमेगा, ग्रीक वर्ड है ओमेगा, और उसको पढ़ा गया ओम। कहाँ आया ये रखा बेटा? अच्छा आया ही रख दिया, वी कर दो ना, VI 5 10 क्या है? V है। क्या है? V है, VI ग्राफ, ठीक है। इसको बोला गया ओम्स लॉ। क्या बोला गया? ओम्स लॉ। नहीं बेटा कैंसिल तो, भाई आप समझ नहीं रहे हो। 3:30 बजे शुरू कर देना, सर सुनो, इतनी सुनो। देर नहीं बैठा जाएगा। सुनो मेरी बात, सुनो, कोई दिक्कत है, मेहनत करो। अगर मैं यहां से पूछूं डिफाइन 1 ओम, तो क्या कहोगे आप? डिफाइन 1 ओम। क्या ये ना, तुम ना फ्यूचर में बड़े परेशान हो, प्रेजेंट में रहा करो। क्या होगा अभी थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। मैं भी सरप्राइज में ही हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक टाइम मेरे डाल के भूल गया था मैं, पता 3 दिन पहले मैंने एक बच्चे को टाइम दे दिया था, तो अभी देखा कि अगर वो बताऊंगा, सारी सस्पिशियस बात है। डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। तो कहोगे सब, जब 1 वोल्ट का बैटरी लगाओ यानी सेल लगाओ और उसमें 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होता है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम। 1 ओम। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये जिग 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 जिग, ठीक है, जिग 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 जिग। एरो मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, एरो लगेगा तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ये है 12th की चीज, पर 10th की चीज को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
कभी कभी आपको बॉक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, कभी कभी अगर आप बॉक्स के फॉर्म में देख रहे हो, रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये फिक्स रेजिस्टेंस और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बॉक्स वाला भी कन्वेंशन यूज करते हैं हम लोग। अगर बॉक्स बना दिया हमने और उस पर एरो लगा दिया तो ये आपका हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स वाला कौन सा है? सिंपल, जिस पे एरो नहीं है, केवल डब्बा बना दो, ठीक है। और ये आर वेरिएबल रेजिस्टेंस, बार बार रेजिस्टेंस बदल रहा है अगर, है ना। इसका आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है। रह गए हैं ना, कर सारा पूरा पीडीएफ हो गया, पूरी ये पूरा हो गया सब। मैंने इसकी बात कर लो, कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, हमने कहा ये इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे भाई? 66 क्वेश्चन थे, कर लियो। 66 प्लस 16 कितने होते हैं? 66 प्लस 16 हुए 70, नहीं 82। 7 बहुत रिपीटेड भी थे। 82 क्वेश्चन है भाई इसमें, हाँ रिपीटेड होंगे। 82 क्वेश्चन है, कर लियो 82। उसका 7 वाला बता दूंगा अभी आएगा पार्ट, बता देंगे। समझो का आप आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस, हम लोग किरचॉफ लोग क्या था? वो तो बाद में आएगा बेटा, टेंशन ना लो किरचॉफ लो। इसमें फिर चैप्टर बन जाएगा, नहीं नहीं इजी है। तो बहुत मुश्किल है वो क्वेश्चन मिल गए तुम्हारे। एक डेरिवेशन और चाहिए मेरे को। ब्लैक कॉफी मंगा दे तुम्हारे लिए। अबे तुमने ना अपने को बता दिया, मेरे को बोल रही है, फिर मेरे को गाली दे रही है। मेरी सुअर आ रही थी, मैं सुअर आ गया, ये बोल दिया। हाँ जी चलो सुनो, ठीक है ये आएगा तब चलेगा, चले। अब हैंड डालो, फैक्टर इफेक्टिंग। अरे यहाँ ध्यान दो, फैक्टर रिकॉर्ड हो रहा है। नव्या को क्या बोल रहे हो? कौन है नव्या? देखो आर्य नव्या को क्या बोल रहा है। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को गाली वो मुझे फालतू। बच्चे गाली दे रहे हैं, ओहो बैडमैन है नव्या एंड आर्या। क्लिप खत्म, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, सोच समझ के बोला करो, किसी सर के बारे में बोलना है तो यहाँ से रिकॉर्डिंग जाएगी। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग, क्योंकि हम लोग एडिट भी नहीं करते क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, रॉ उठा के डाल देते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस 10th क्लास की फिर से चीज। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अब वहां पे मैंने कंक्लूजन नहीं दिया था 10th में, बस बोल दिया था और कहा था कि ये एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं, 2 वायर ले लो। नहीं यहाँ पर थोड़ा सा बस एक्सप्लेनेशन। और क्या करेंगे, एमीटर लगा लेंगे और नापेंगे। जैसे कहने का मतलब मैंने एक वायर ले लिया, थिकनेस सेम, मटेरियल सेम, ये 1 मीटर का वायर है और ये 2 मीटर। बता रहा हूँ। अब क्या करना है, हमने इसको सर्किट में कनेक्ट कर देना है। बैटरी सेम, पोटेंशियल सब कुछ सेम रखना है, सब सेम रखना है। यहाँ पर बैटरी लगा दिया मैंने, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये सारा। और यहाँ पे लगा दिया एमीटर, यहाँ पे फिर से बैटरी लगाई हमने और यहाँ लगा दिया एमीटर, ठीक है। ये स्विच, यहाँ पे स्विच ऑन। मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी, इसमें करंट गया 10 एम्पेयर। अभी रफली ले रहे दिमाग से, ठीक है। इसमें क्या करंट गया 10 एम्पेयर का, इस वाले में करंट हो गया 5 एम्पेयर। जैसे लेंथ बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट ये हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है? मैंने कहा कि मान लो जब 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, मान लो ये 1 ओम था, ये 2 ओम हो जाएगा क्योंकि डबल हो गया लेंथ। ये एम्पेयर है बेटा, करंट होता है एम्पेयर। एम्पेयर घट गया, देखो ना, करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। करंट घटता है, सिंपल। रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखो बेटा, आई और आर में ना इनवर्स रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। इफ यू इंक्रीज आर, करंट विल वो लो हो। 10th कैसे पास हुई? अरे अब देख लो टॉपर्स का क्या हाल हो रहा है। वो रिकॉर्डिंग जा रहा है, वो रिद्धिमान भाई साहब टॉपर थे मैथ में। लिमिट समझ नहीं क्यों टॉपर था ना बच्चा। 10th और 12th अलग दुनिया है,
वैसे ही जैसे जमुना पार और साउथ ईस्ट दिल्ली, आजकल जमुना पार ज्यादा चल रहा है हमारे। अलग अलग दुनिया है, बहुत अलग। मैं अपने लाइफ में देखा है 100 में 100 लाने वाले मैथ्स में 10th में, और 12th में 50 आए हैं, अपने लाइफ में देखा। तो फिर हमने सही बात है। बट साइंस से तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना तुम। साइंस 10th की कुछ नहीं थी, यूं नंबर आते थे। वो इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी देखो जमीन आसमान का है। जैसे बायो में ऐसा आप उसके 2 दिन बैठ के पढ़ोगे भाई बायो थ्योरी है, उसमें तुम्हारा अगर एक बार समझ आ गया, याद होते गया तो। अभी फिर रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, बंद कर देता हूँ, नहीं तो वो मेरे बड़े पहचान के हैं। भाई मैं बताऊं, तुम 2-3 साल रुक जाओ, बायो ना मैं शुरू कर दिया तो कहना, बायो मैं भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। अभी 10th का बायो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मेरे 10th के बायो जो बच्चों को पढ़ा फुल मार्क्स आए हैं। बायो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। मेरे पूरी 10 में एक बार सब कम नंबर आए थे बायो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ 10th का मैं, ठीक है। एनीवे तो रेजिस्टेंस है ना 1 मीटर। हाँ, ये लेंथ है, ये लेंथ है L1, ये लेंथ L2, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R, ये और ये करंट है I1 और ये करंट है I2। मेरा कहने का मतलब है सर हुआ क्या होगा, देखो इस कमरे में मान लो ऐसे समझ लो कि ये वायर है सेम, हाँ स्टार्ट हो गया। मान लो ये वायर है, इसमें स्टार्टिंग में 1 मीटर का था और मान लेते हैं सब समझने के लिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या है तो 10 ही तो आपस में टकराएंगे ना। मैंने क्या किया, डबल कर दिया इनको, लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी। तो अब जब डबल करूंगा तो इलेक्ट्रॉन भी डबल हो जाएंगे ना भाई साहब। भाई ज्यादा लोग आ गए ना तो ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा विरोध करेंगे, ज्यादा अपोज करेंगे तो रेजिस्टेंस। पहले लेंथ 1 मीटर थी, हाँ उसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे। हाँ, अब जब 2 मीटर हो गई, डबल हो गई तो कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, डबल हो गए। तो ऐसे कैसे हो गए? ले 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 तो ले वो भी बढ़ेगा ना। छोटा सा पीस काटो, उसमें गिनो इलेक्ट्रॉन, उसका डबल काटो, डबल इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे। ठीक है। क्वांटिटी बढ़ गई ना, ऐसे काटना है। हाँ क्वांटिटी बढ़ रही है ना। वैसे 10 थोड़े होंगे, मिलियंस होंगे, करोड़ों होंगे, अनगिनत होंगे जो हम गिन नहीं सकते हैं। कंक्लूजन ये है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि लेंथ बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उनका कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया तो उनका रेजिस्टेंस। सर एक बार ये भाषा लिखवाना प्लीज। नहीं लिखवाऊंगा, सर प्लीज लिखवा दो, फिर भूल जाएंगे। खुद से लिखना है। सर ऐसे सही बात है, खुद से लिखना। अरे वो प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएगा ये सब बातें। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर एरिया इसमें आप की पॉइंट बता दो बस कि ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया। लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ी तो कोई लेंथ बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस। नहीं इजी तो है। इजी है, यहाँ लिख देता हूँ। इफ if number of electron increase, एक नंबर ऑफ लेंथ। हाँ तो उसी से हुआ ना, लेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या हुआ क्या सुन रहे हो? वॉइस नोट किसकी आई, मेरी? अच्छा, हमारे मित्र की तो नहीं है, पोनी टेल वाले, सॉरी सर। बस। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे एक मित्र है हमारे बेचारे, उनका दिल तोड़ दिया मैंने।
पोस्टर वोस्टर बनवा लिया था उन्होंने। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको भी समझाते हैं। इस कमरा छोटा है, 4 ही लोग बैठे हुए हैं, कम शोर हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। लेंथ पे थी। अब मान लो इस कमरे को बड़ा कर दूं मैं, आप ही 4 लोग हो, बस कमरा बड़ा हो गया, तो क्या आप और घूम सकते हो, इधर उधर रैंडम भाग सकते हो? तो जब भागने की जगह ज्यादा मिल गई, तो एरिया बढ़ाने से क्या हुआ कि जो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज्यादा हो गया। क्या हो गया? तो टकराने में जो टाइम लगा वो भी ज्यादा, मतलब टकराते हैं लेकिन थोड़ा स्लो। तो क्या हो गया, जब ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। मतलब एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया? अभी ना एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा थोड़ी देर में एक फॉर्मूला आएगा, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूले का नाम है, कहाँ गया? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, लास्ट में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml अपॉन ne² टाउ a। इसी पे आना है हमको, सारा खेल ये है। अभी नहीं, मैंने कहा कि रेजिस्टेंस अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि वजह ये है कि इनको ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपस में टकराने, मतलब ज्यादा इजिली टकरा नहीं रहे, क्योंकि जगह ज्यादा हो गई, तो ज्यादा कोलिजन फ्रिक्वेंटली नहीं हो पा रहा है। जब फ्रिक्वेंटली नहीं हो पा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एक दूसरे का इन्वर्स बढ़ जाएगा। हाँ, तो इफ एरिया इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस होते क्या होता है? रामायण खत्म, सीता कौन है? हाय राधे, नहीं बता रहा, तुम रेजिस्टेंस हो। मैं बताऊं, अभी याद हो जाएगा। इस क्लासरूम की रेजिस्टेंस तान्या मेरे फ्लो ऑफ टीचिंग को अपोज करने वाले, याद रहेगा। दोनों को कंबाइन किया गया, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, कंबाइन इक्वेशन, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया, तो ये आ गया आपका L अपॉन A। इसको हटाया गया, इस सिंबल को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया गया। मुझे आपने 1/A लिखा है ना। दोनों को जब हटाएगा तो एक सिंबल आ गया इसकी जगह, रेसिस्टिविटी। क्या आई? रेसिस्टिविटी, रो रेसिस्टिविटी। केमिस्ट्री का 10th क्या फिजिक्स है? 12th। ये है आपकी रेसिस्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अभी तो सबसे बेस्ट क्लास 10th ही लगी है। पूरे साइड में छोटी हो पूरा दिखा। याद दिलाना, इसकी पीडीएफ बनानी है, ठीक है? पेन ड्राइव देखो आज भी नहीं लाया मैं, हार्ड ड्राइव होगी, हार्ड ड्राइव भी नहीं लाया। ओहो, चलो ऊपर हम लिख रहे हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ को सेव कर लूंगा मैं इसको। तो ये स्कैन कर लेंगे ना। स्कैन कर लेना, उसे स्कैन से ना उड़ जाए। पीडीएफ नहीं आता है। कोई नहीं, मैं इसका बना कर रख लूंगा, कल लाऊंगा जरूर। L इज लेंथ ऑफ वायर, L इज लेंथ ऑफ। सर कल क्लास में नहीं आ पाऊंगी, नहीं कल पता नहीं। शाम को आ सकती हो ना? हाँ तो शाम को शाम को तुम आ सकते हो, 6 बजे आ सकते हो। शाम को मैसेज कर दूँ। हाँ, शाम को आ जाना 6 बजे। कल सुबह नहीं होगा, शाम को रखूंगा। ये आ जाएगी शाम को, पता है ना। ए इज कितने तक लोगे? 1-1.5 घंटे क्लास होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ। सर हाँ प्लीज, सर उधर ना बहुत मुश्किल हो जाती है, रिक्शा मिल रहा है यहाँ पे। 4 बजे रख लेना। अच्छा, ऐसा कब होगा कि जब रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए? बताओ, ऐसा कब होगा जब रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए? बताओ सर। तब होगा जब हम एक ऐसा वायर ले लें जिसका लेंथ 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर। इन दैट केस रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी इक्वल हो जाएगी। आम बोलचाल में मैंने पहले ही बताया है, रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी हम सेम लेते हैं, बट फिजिक्स में नहीं है। रेसिस्टिविटी मटेरियल के लेंथ और वायर पे डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी कंडक्टर के लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। डिपेंड किस पे नहीं करती? कौन? सर ये कंडीशन क्या थी व्हेन यू क्या था? हाँ, कि कब ऐसा होगा कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इक्वल हो जाए? जब LV1 होगा। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है ना बस। सर आपने एक बार जो भाषा बोली वो वापस बोलना। ये
रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती बस लिख रहा हूँ मैं। Temperature of conductor and रेसिस्टिविटी do not depend length and area of wire does not depend on only depends on the nature of material and temperature of material or conductor and temperature of material and conductor। मतलब अगर मेरा एक कॉपर का वायर है, इसका अगर कुछ रेसिस्टिविटी है, इसके मैं 1 करोड़ पीस भी काट दूं तो जो मेरा 1 करोड़ पास होगा उसका भी रेसिस्टिविटी सेम होगा, बट रेजिस्टेंस 1/करोड़ पार्ट हो जाएगा। एक अभी तक आपने ये जो एक टॉपिक छोटा सा लिख लेते हैं, नहीं बाद में लिखेंगे इसको। अभी तक हमने 10th क्लास में कभी भी ओम्स लॉ का डेरिवेशन नहीं पढ़ा था। पढ़ा था क्या? इस साल डेरिवेशन पढ़ेंगे। नहीं था, मैंने नहीं पढ़ाया, जरूरत नहीं थी तो मैंने पढ़ाया। अगला इस साल पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो अगला हेडिंग है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। फोन बहुत बुरी चीज है, पता है, इंसान का दिमाग खराब कर देती है। नींद कैसे उड़ेगी? सही बात है। समय है नहीं, 5 महीने में सिलेबस खत्म करना, अभी नींद आ रही है। वाह, 5 नवंबर में प्री बोर्ड है। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ दुनिया को पता है। डेरिवेशन सर 2 बोर्ड नहीं हो रहे ना इस साल? अगले साल से, 2 वोट नहीं हो रहे। इस साल नहीं है, नेक्स्ट सेशन से। इस साल होना चाहिए था वैसे, आउट ऑफ बेस्ट लगता है ना, फिर बेटर होता है वो बच्चों के लिए। पर मोदी तो बोल रहा था कि 2024 से चालू हो जाएगा। अभी रोल आउट कहाँ हुआ है रोल आउट नहीं ना बेटा। सर बोला था भाई हो गया सर, पहले हमारे 3 स्कूल स्कूल ने कुछ दिया है इंटीमेशन इस टाइप का? हमारे स्कूल वगैरह हम नहीं मान रहे। क्या? बदतमीज तुम लोग एक ही दोगे। समझिएगा कुछ बातें। लेट्स से एक वायर है ए से बी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। एंड लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आज गौरी शांत है, कुछ दिक्कत है बेटा? गुस्सा हो तुम? कोई गलती हुई हमसे? नहीं आज कितना सुंदर नोट्स बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड। आज नोट्स अच्छा बन रहा है बच्चों का। सर ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, I इज करंट, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मान लो ये पूरा सिलेंडर है, वॉल्यूम भरा हुआ है, इसका छोटा सा पार्ट अगर काट लो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया। I करंट है। VD इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब लिख लेते हैं पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। स्मॉल e इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपने अब फॉर्मूला बताया है, बीके से बताने जा रहा हूं मैं। चार्ज डेरिवेशन करूंगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं डेरिवेशन? ओम्स लॉ का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? ओम्स लॉ कर रहे हैं। तो पहले बातें सारे लिख लो ना। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। सर कहां से आया ये फॉर्मूला? E इज इक्वल टू वी अपॉन एल कहां से आया? बताओ। ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखा, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। हाँ पोटेंशियल, हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, L इज, वैल्यू डाल दो रो। सर रो एल बाय एल। भूल गए तुम लोग। सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, याद आ रहा है? dV बाई dl था या dr था? dr था, dr। तो अगर मैं dd हटा दूं तो v अपॉन r होगा, और r क्या था? लेंथ था कंडक्टर। तो या हमने ये भी पढ़ा था सर, पोटेंशियल होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पोटेंशियल आएगा। ये पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में, नहीं पढ़ा तो भी याद कर लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट से बना, किससे बना? पोटेंशियल ग्रेडियंट से बना। ये तो पक्का पढ़ा हमने
ये नहीं अगर पढ़ा तो ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा है, इसी से बनाइए। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? अभी यहाँ पे हमें साइन की जरूरत नहीं है, तो क्या यहाँ से v अपॉन एल लिख सकता हूँ? ठीक है। अगली बात, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि इस पूरे वायर में जिसकी लेंथ l है, क्या कर रही हो, इस पूरे वायर में जिसकी लेंथ l है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कैसे लिख सकते हो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा सर वॉल्यूम, हाँ मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर, नहीं फॉर्मूले वाइज। तो देखो एक छोटे से यूनिट में स्मॉल n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है। क्या लिखा है? पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इस सिलेंडर जैसे तुम्हारे पास ये कंटेनर है, इसका क्या एरिया होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ए है, हाँ पाई स्क्वायर एच, और लेंथ क्या है? एल। ये क्या दे देगा? टोटल, अरे देखो तो तुम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर और कंडक्टर। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक बताओ। ये मैंने कहा इस पूरे सिलेंडर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? छोटे से एरिया में n इलेक्ट्रॉन था, कितने थे? यहाँ लिखा, इसी लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। क्या है? तो पूरे सिलेंडर में कितना है? उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो सर। वॉल्यूम है AL। AL कैसे होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच, जो पढ़े हो आप लोग। अब समझो, नेक्स्ट देखना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वायर और कंडक्टर। नेक्स्ट, हाँ जी बोलो। टोटल चार्ज कंटेन इन कंडक्टर। टोटल चार्ज contained in length L of conductor of, क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं? समझना बहुत ध्यान से, समझाता हूं ये कैसे लिखा है मैंने, इसको समझेंगे आप लोग लॉजिकली। पूरा वॉल्यूम कितना है? AL। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? डेंसिटी इनटू E। अगर मैं कह रहा हूं उसमें टोटल कितने हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बात? ये फॉर्मूला लॉजिकली बना है, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने? टोटल चार्ज कंटेन इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब मुझे एक बात बताना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला नॉर्मल क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहाँ पे टाइम रिलैक्सेशन है, यहाँ पे कैपिटल T ले रहे हैं, तो डिस्टेंस आपका अगर L है, डिस्टेंस क्या है? L भाई वायर लेंथ, और टाइम लगा T। क्या लगा? T। तो यहाँ से टाइम का इक्वेशन बन जाएगा L अपॉन VD। बोलो हाँ या ना? L अपॉन, अब बहुत ध्यान से आप देखना, ये बना Q, ये क्या बना? T। क्या बना? इन दोनों की हेल्प से I इज इक्वल टू Q अपॉन T का कुछ फॉर्मूला बना सकता हूं मैं? कहाँ हटाया मैंने? हटाया नहीं। L तो लेंथ है, ये रहा L है, ये सब L है। देख लो ना, I का करंट का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन Q कैसे बनाया वो समझा दिया, T कैसे बनाया समझा दिया। तो Q की जगह रखेंगे N A L, और टाइम की जगह रखेंगे L अपॉन VD। L अपॉन, L से L कटेगा, बोलो हाँ या ना? L से L कटेगा, तो अब फॉर्मूला बनेगा NENAVD, है ना? अब हम लोग इसको कैसे याद रखते थे? VDENA। ये ध्यान से देखो, वीना लिखा है, वीना लिखा है, तो
तो करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज वीना, वीना, where Vd is drift velocity, E is charge on single electron, N is total number of electron present in a volume of conductor, A is the area of cross section. अभी ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से अभी I का फॉर्मूला आया है ये। अरे पढ़ो इनको से 5 मिनट पढ़ो बेटा, क्या कर रही हो? दे दो ना ब्रेक 5 मिनट का। अभी तो आधे घंटे क्लास बाकी है मेरा। सर अब मैथ की क्लास आपने ध्रुव को 3:30 बजे बुलाया ना, आप 3:30 बजे शुरू करोगे, 4:30 बजे छुट्टी कर देना। नहीं तो मैं यहीं बेहोश होकर मिलूंगी आपको। एक सेकंड मुझे बेटा, इनको मिल रहा है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का हाँ तो चलिए शिव आप तो वही होंगे। वो लेकर गए ट्रिप पर अमृतसर से। कौन ट्रिप पे ले गए? क्यों ऐसे बड़ा अजीब है। तो क्यों ले गए? सुनी भी अब एक फॉर्मूला बनाना है हम लोगों को, देखो नब्बे गए अब देखो एक फॉर्मूला बनाना है हम लोग को फिर से। इसके बाद ऐसे ले गए अभी थोड़ी जा रहे हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? और नहीं है दो बार अकेले नहीं है वो इतना नहीं नहीं, नॉर्मल वाला रेजिस्टेंस होता है आपका V अपॉन आई, V अपॉन आई, V अपॉन आई, और I है वीना, है ना? I क्या है? वीना। और एक वहां पे ना हमें V का भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करो। एनसीईआरटी सैंपल हाँ वो इसमें वही सोच आपने पूरी 90 इतनी अच्छी स्टूडेंट है। हां कहती अरे यार तुम लोग पता मेरे को वो कर रहे हो, कंफ्यूज कंफ्यूज कर रहे हो, मैं पता फिर वो डेरिवेशन भूल जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक VD का वो लिखवाया था, इसको ना मिटा दो, जरूरत नहीं है अभी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था VD का, नहीं वैल्यू पुट करने के बाद E कैपिटल E टाउ अपॉन M इसमें माइनस भी लगाया अपॉन M। और अगर मैं कहां लिखवाई थी? स्टार्टिंग में, वी एवरेज जो लगाया था माइनस था सर। हाँ माइनस अपोजिट डायरेक्शन का भी, माइनस हमें डायरेक्शन से मतलब के लिए लिखते हैं वो तो डायरेक्शन के लिए। अब सुनना एक चीज़ और, अब मेरे को इसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूं? देखो V इज इक्वल टू क्या था? E इज इक्वल टू था V अपॉन L। तो हाँ ठीक है, तो इस E की जगह पर हमें ना ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। तो E की जगह पर अगर मैं ये रख दूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा E। अच्छा जितने फॉर्मूले बन रहे हैं ना ये सारे न्यूमेरिकल में यूज होंगे, मतलब इस चैप्टर में लगभग 50+ फॉर्मूले हैं। वो हर स्टेप जो बन रहा है ना वो एक एक फॉर्मूला है। आपके रखिए आसान से। आसान क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि सब फॉर्मूले हैं, सब और हर जगह कौन ये पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में कौन सा यूज हो रहा है। इसलिए जितना भी बॉक्स बनाऊँ सब फॉर्मूले के फॉर्म में है, उसको लिखते चलना। E की जगह रखा मैंने V अपॉन L टाउ M। थोड़ा इसको ढंग से लिखेंगे तो ये बना आपका EV टाउ L अपॉन M। ये आपको एक और फॉर्मूला मिल गया किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जब आपके पास पोटेंशियल हो माइनस तो डायरेक्शन के लिए अभी मत लगाओ, माइनस किस लिए है? डायरेक्शन के लिए। किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए। अच्छा अब फिर से देखना, नेक्स्ट आपके पास क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? अरे वो क्या कहते, करंट। करंट के लिए फॉर्मूला क्या था? वीना। करंट के लिए क्या था? वीना। करंट का इक्वेशन फॉर्मूला क्या आया था? VDENA। वीना आया था ना। अब इस वीना में VD पुट कर दो यहां पे। देखो सारा डायरेक्शन जब लिख लोगे ना 6-7 स्टेप तो समझ जाओगे हम कहां पहुंच रहे हैं। इस वीना में VD की वैल्यू पुट कर दो तो I इज इक्वल टू हो जाएगा EV टाउ L M ENA। कोई दिक्कत यहां तक बोले बताओ?
तो सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा ये, जब तक डेरिवेशन खुद से 4 बार नहीं करोगे भूलता रहेगा, ई स्क्वायर वी टाउ एन सर ए, ये है या रो है? ये ई है बेटा, मुंह से जो बोला उस पर ध्यान दो ना, प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं मैं ई, ये बना आई, क्या बना आई। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वी अपॉन आई, वी अपॉन यही होता है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, वी अपॉन आई। तो अगर मैं यहां से इस v को उठाकर i के नीचे पुट कर दूं, इस v को, v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल। तो अगर मैं यहां लाऊंगा तो हो जाएगा i अपॉन वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एल एम। कुछ नहीं है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। इसका रेसिप्रोकल कर दूं अगर, रुक जाओ समझ लो पहले, इसको रेसिप्रोकल कर दूं क्या बन जाएगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू एल एम ई स्क्वायर टाउ एन ए। अब एक चीज समझना, क्या लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट होगा, मास उसका कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ वेरिएबल नहीं करेगा ना, उसमें पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमेशा उतने ही रहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम भी वही रहेगा, चार्ज कैपिटल एन क्या है, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, एरिया भी, ये सारी चीजें क्या हैं, तो इसी को क्या लिखा गया, आर। ये है ओम्स लॉ का डेरिवेशन पूरा। आर का मतलब इतना बड़ा होता है? तो यहां से जब कंपेयर किया हमने, फॉर्मूले बॉक्स में रखने हैं। हाँ जब हमने यहां से कंपेयर किया तो आर के लिए मुझे फॉर्मूला मिला एल एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन ए। यहां से भी हमें एक बात समझ आया, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया, किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। चार्ज पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम, रेजिस्टेंस होगा। ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। सर दर्द हो गया? अब बहुत प्यार से देखना, अभी कहाँ खत्म हुआ कहानी, अभी तो तान्या सो रही है। तान्या जी थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। सर एम एल ई स्क्वायर टाउ एन ए, सर आर इज इक्वल टू था ना ये, और पुराना फॉर्मूला हमने पढ़ा था रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए। ये जो मैंने इसको पैक किया है, क्या ये रो बन सकता है बाय कंपेयरिंग फॉर्मूला? तो रो का फॉर्मूला क्या बन गया, एम ई स्क्वायर टाउ एन। क्या कि रो के फॉर्मूले में कहीं पे एल है कहीं ए है, तो हम क्या बोलेंगे कि रो एल और ए पे डिपेंड किस पे करता है, मास पे, ई पे, टाउ पे। लिखिए कंक्लूजन। तो आधा चैप्टर हो गया, मैंने कहा था चैप्टर ज्यादा तेज खींचूंगा मैं। बहुत आधा हो गया ये आधा। सर्किट तो 120 है, कुछ सर्किट मैं भी दूंगा, सर्किट तो 500 करने कम से कम। मेरी क्लास में हो, ज्यादा पढ़ना है, कम कम नहीं पढ़ाता हूं मैं। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कैपेसिटर भी साथ होगा? हाँ हाँ तीनों आएगा, आरसी सर्किट बोलते हैं उसको, 12th में ही है। 12th में ही है। कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, बैटरी तीनों मिक्स करके आएगा, कराऊंगा मैं, तीनों मिक्स कर देंगे। 3 चीज पढ़ते हैं हम लोग, एक ऐसी डंडी, एक ऐसी और एक ऐसी, इन तीनों को मिक्स करके सर्किट बनेगा, उसको मिक्स सर्किट बोलते हैं। पढ़ाऊंगा मैं, इसी साल है, इसी चैप्टर में ही है। लिखो लिखो लिखो, therefore resistivity rho is independent of the dimension of conductor but dependent on two parameter point one number of free electron point one
उसमें कहता है ना, उसमें अक्षय कुमार वाला है ना, भाई ध्यान से सोच, दिमाग हटाकर, कहता दिमाग हटा दिया, सोच रहा। आप ही दो में बन जाते हो। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लिखना है सर। इसका फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी का फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये भाई साहब, ये जितना ज्यादा होगा रेसिस्टिविटी उतना कम हो जाएगा। E स्क्वायर हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, N ए हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एन है कितने इलेक्ट्रॉन है। सेकंड, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ ये पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, फुल स्टॉप। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, फुल स्टॉप। तो आज काफी पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा, अब हम अगर एक्सरसाइज की बात करें जो कि कराने हैं, मैं बताता हूँ कितने एक्सरसाइज हमने कवर किया है। एक छोटा टॉपिक और है, करा दो। 1 2 3 4 5 6। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग इतना करा जो भी करा। बहुत इजी है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। तो जो मार्केट में रजिस्टर मिलता है वो मिलता है किस फॉर्म में, कोड। हाँ, रजिस्टर तो इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं दिखाता हूँ डायग्राम। पागल हो गया क्या? कितने गंदा लोग हुआ है। तो जो मदरबोर्ड पे या सिस्टम पे, चिप पे जो रजिस्टर लगा होता है, तो उसकी ना कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो इस फॉर्म में लोड हो जाए, भाई क्या कर रहा है वो, इस फॉर्म में ये लोड क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, क्या बोलूँ, सारी पैसे यहीं बचत हो रही है नेट में ही, सारी बचत यहीं पे होनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ ताकि हमें ये यूज़ करना है। तो आप अब जब आप मदरबोर्ड देखोगे कोई भी खराब, तो उसमें जो जब वहाँ से रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसमें ना कोडिंग बनी होती है ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। तो होता क्या है समझिएगा, कैसे रीड करते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। पहली रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग। पहली रिंग आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देता है, क्या देता है, पहली रिंग देता है आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड रिंग सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देता है। थर्ड रिंग आपको डेसिमल मल्टीप्लायर देता है, डेसिमल, अभी समझ जाओगे, मल्टीप्लायर। और एक रिंग और होती है फोर्थ रिंग, ये टॉलरेंस देता है कि मतलब कितना ये स्ट्रेंथ झेल सकता है, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। तो जैसे मान लो ऐसे लिखा है, ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है और ये गोल्ड कलर का, ठीक है। बता रहा सुनो, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, टेबल बताता हूं मैं। ब्लू कलर का होता है 6 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, रेड कलर होता है आपका 2, हाँ, इनटू ग्रीन कलर है ना, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर 5, प्लस माइनस गोल्ड है ना, तो गोल्ड का है 5%। तो इसकी ओम, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई वो आई 62 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम इंटू प्लस माइनस 5 टॉलर, मतलब इतना एरर झेल सकता है। इसको याद कैसे करते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। कैसे, बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife. Green B V G W। तो यहां से इस 0 से लेके शुरू होता है 9 तक, कहां तक, 9 तक। 1, सुनो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला वाला बी है ब्लैक कलर, क्या है, ब्लैक कलर। ये है ब्राउन, ये याद रखना थोड़ा, ब्राउन। फिर रेड, ऑरेंज, येलो। ये वाला जो बी है ब्लू है, क्या है, केवल ब्लू वाले, बी वाले याद रखना है। फिर वी से है वॉयलेट, जी से है ग्रे,
ग्रे ग्रे ग्रे। देखो वो जो टॉलरेंस वाला है उसके लिए कलर नहीं होता है, उसके लिए याद रखना है गोल्ड सिल्वर ही होता है, जो 5% और 10% होता है। जो मैंने बाद में कहा ना प्लस माइनस 5%, उसके दो ही कलर याद रखना, एक गोल्ड और एक सिल्वर। गोल्ड है 5%, सिल्वर है 10%। अगर कोई और कलर है तो सीधे 20%। इसके पहले आएगा ओम वैल्यू, 20% कहाँ से आया? ये लिखा हुआ है टेबल, अब मुझे भी नहीं पता, इतना तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की नहीं है मैंने, ठीक है। तो अगर कोई भी कोडिंग आ जाए आपको तो आप वहां से बना सकते हो। जैसे इसमें देखो ब्लू का कलर लिया हमने, रेड का कलर लिया, ग्रीन का लिया, ये 3 कलर आपको देगा रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में। क्या देगा? ओम में। जो फोर्थ रिंग है ये टॉलरेंस वैल्यू देता है कि इतने तक एरर झेल सकता है, यहां तक ये काम करेगा। तो ये याद रखना, बीबी रॉय वाला सबका कलर लिख दिया मैंने, सबकी वैल्यू लिख दी। अब सिग्निफिकेंट फिगर का देखना, मल्टीप्लायर भी कैसे होता है। इसका होता है 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1 और इसका 10 पे पावर 9। एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। पीछे करना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी तो आप ना मल्टीपल टाइम देख भी लेना। इसका होगा 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 8। ये मल्टीप्लायर नंबर है, क्या है। और एसएल अरोरा में टेबल नंबर 3.2 में दिया हुआ है सारी बातें। एसएल अरोरा टेबल नंबर 3.2। आगे ये मैं सिर्फ थोड़ा सी बोलूंगी, मेरे को कुछ समझना पड़ेगा। अरे इजी है ये तो। सो टेबल नंबर 3.2 एसएल अरोरा। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर टुडे। सो टेक अ 30-minute ब्रेक। वी विल स्टार्ट मैथ क्लास एट 3:45। तब तक आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ, सुनो। ओपन करेंगे ग्रुप सर और मैंने लिमिट का पीडीएफ अपलोड किया है। 3:30 बजे करना। अरे नहीं हो सकता। आपने 3:30 उसको क्यों लाया?